हम पिछले कई दिनों से बातचीत कर रहे हैं इसी सब्जेक्ट के ऊपर कि मिनिमम वेजेस बढ़ गए और ऐसे बढ़े कि सबको दादी नानी याद आ गई। मगर मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से कि ये ऐसा 2 दिन का या 5 दिन का प्रोसेस नहीं है। ये लंबा प्रोसेस होता है और ये जो प्रोसेस शुरू होता है उस समय हम इसमें कितना इंटरेस्ट लेते हैं, ये हमारे खुद के इंट्रोस्पेक्शन की बात है। हमें इंट्रोस्पेक्शन इस बात के लिए करना चाहिए। आप लोगों में से कितने लोगों को पता होगा इस बात का कि जो मिनिमम वेजेस के लिए एडवाइजरी बोर्ड बनता है, उस एडवाइजरी बोर्ड में कौन लोग होते हैं? कितने लोगों को पता है? शायद आप लोग जानते भी नहीं कि उसके अंदर कौन लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या तो टेक्सटाइल के हैं या फिर सीआईआई के लोग हैं, लेकिन जो जमीन से जुड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन उस एडवाइजरी बोर्ड में हो पाता है क्या? ये सवाल है। आज तक किसने ये सवाल खड़ा किया कि हमें ये सवाल खड़ा करना चाहिए शासन के सामने कि हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है? पीथमपुर एक बहुत बड़ा बेल्ट है। इस पीथमपुर बेल्ट से क्या कोई रिप्रेजेंटेशन हो पा रहा? और अगर नहीं हो पा रहा तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं सरकार को तो हम दोष देंगे, लेकिन सबसे पहला दोष तो हमारा है कि हम लोग इसके बारे में कोई अपनी तरफ से कार्रवाई नहीं करते। मैं दिल्ली में 2019 में वेज रिवीजन हुआ था। उस वेज रिवीजन का जब मैं जजमेंट पढ़ रहा था, 345 पैराग्राफ में जजमेंट है, करीब 80 पेजेस में। जब मैं उसको पढ़ने लगा तो पढ़ते समय मुझे समझ में आया कि जो एडवाइजरी बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, वो कॉन्स्टिट्यूशन में चैलेंज हुआ था। यानी लोग इतने जागरूक हैं और हम उतने ही ज्यादा सो रहे हैं। ये एक्चुअली दिक्कत है और इसकी वजह से आज ये स्थिति पैदा हुई। 2019 में जो मीटिंग हुई, उस 2019 की मीटिंग का क्रियान्वयन आज 2024 में हो रहा है। क्या कारण है? इतने दिनों तक नहीं हुआ, और अगर अब 3 साल बाद हो रहा है तो क्या ये आवश्यकता नहीं होगी कि हमें एक फिर से नई कमेटी कोई बनाई जाए, नई परिषद बनाई जाए, वो विचार करे, उसके आधार पर कोई फैसला हो? फिर एक विचित्रता जो है, नहीं, उसका भी मुझे अभी तक कोई समाधान मेरे सामने नजर नहीं आ रहा है कि आपने मिनिमम वेजेस प्रिस्क्राइब कर दिए। हमेशा होता ही है, हर साल जब भी मिनिमम वेजेस की रिवीजन की बात आती है, हमेशा ये बात आती है, जो बेसिक है और जो महंगाई भत्ता है, उन दोनों को जोड़कर उसमें कुछ प्रतिशत और जोड़कर उसे बेसिक बना दिया जाता है। हर हर बार, हर जब भी ये रिवीजन होगी तो वो रिवीजन का प्रोसेस ये होता है कि बेसिक प्लस डीए, इनको दोनों को जोड़ के इसके अंदर कुछ परसेंटेज और जोड़ के उसको बेसिक बना देंगे, और वो बेसिक बनाने के बाद फिर से डीए जो है वो चालू हो जाएगा। इस बार की जो प्रक्रिया हुई है उसमें जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है, वो इशू ये है कि आपने बेसिक प्लस डीए तो डाल दिया, जोड़ के 15-25% जोड़ के उसको एक नया डीए तो नया बेसिक तो आपने बना दिया। डीए 2019 से आज तक जो बढ़ा था वो पूरा का पूरा अभी भी कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इसकी वजह से डीए जो है वो हो गया 2000 के ऊपर, और उसके साथ में एडिशनल बर्डन जो है वो ये भी आ गया। अरे, मैं फिर उसी बात पर फिर से आऊंगा कि चूंकि रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इस कारण ये सब स्थितियां आ रही हैं। अब हम एक छोटा सा सर्वे ले लें इस बात के ऊपर कि मिनिमम वेजेस बनाने की प्रक्रिया, जो एक्ट है वो काम किस तरह से करता है। एक छोटा सा मैं आपको एक टूर मिनिमम वेजेस का करा दूं, ज्यादा ठीक होगा। स्लाइड चलते प्लीज। पेन ड्राइव लीजिए, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव लगा था ना, फिर ये बोले। जैसा कि हम हर कानून के बारे में जानते हैं, उसका सेक्शन 2 जो होता है, सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी के बारे में होता है, सेक्शन 2 परिभाषाओं के बारे में होता है, 3 4 5 जो है वो मैकेनिज्म होता है एक्ट किस तरह से काम करेगा इसके बारे में।
और इस जो एक्ट है इसके अंदर भी उसी प्रकार की है, 3, 4, 5 जो धाराएं हैं वे मिनिमम रेट ऑफ वेजेस क्या होंगे, उसके फिक्सिंग और रिवाइजिंग के लिए प्रोसीजर क्या होगा, इसके बारे में ये प्रावधान है। नेक्स्ट, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य शासन हर 5 साल के बाद मिनिमम वेजेस जो है उनको रिवाइज कर सकता है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है दिमाग में रखने की वो ये है कि रिवाइज कर सकता है, करना मैंडेटरी है ऐसा कहीं नहीं कहा गया। लेकिन अगर करेगा तो क्या, किस तरह से करेगा, इसके बारे में भी एक सवाल है। आपने, जैसा मैंने आपसे बताया कि 2019 का जो मिनट्स थे, उन 2019 के मिनट्स को हम लागू कर रहे हैं आज 2024 में, और इसकी वजह से जो डिस्पैरिटी आ रही है, बेसिक जो डीए है वो इतना ज्यादा आ रहा है, ये उसके पीछे की वजह है। इसमें आप देखेंगे शासन को अधिकार दिया गया है कि इन मिनिमम वेजेस के रिवीजन के लिए कमेटी बनाने का अधिकार शासन के पास है। ये जो अधिकार है इसके अंदर उन्होंने बताया गया है कि आफ्टर कंसिडरिंग बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट publish its proposal for information of person likely to be affected by thereby and specify date not less than 2 months uh, from the date of notification which the proposal will be taken into consideration. इसके ऊपर ए में है अपॉइंट एज मेनी कमिटीज एंड सब कमिटीज एट as it considers necessary to hold inquiry and advise it in respect of such fixation revision as the case may be. हमारे यहाँ कोई सब कमेटी नहीं है, सिर्फ एक कमेटी बनती है जिसे मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड कहा जाता है, और उस मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड की जो मिनट्स हैं उसके आधार पर यह फैसला होता है। नेक्स्ट ले लीजिएगा प्लीज। ये 6, 7, 8, 9 में एडवाइजरी कमिटीज, सब कमिटी, एडवाइजरी बोर्ड, कंपोजिशन ऑफ कमिटीज, फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस, और मैंडेटरी जो पार्ट है वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट एन एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ 4 members to represent independent person, government officer and NGO, 5 person for representing employer and इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 6 दोनों के लिए है। अभी जो हमारा जो कमेटी, जो बोर्ड है, उस बोर्ड में थोड़ा सा गड़बड़ है, वो अभी हम उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ में ट्रेड यूनियन के जो लीडर्स होते हैं वो इसके साथ होते हैं। नेक्स्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट का 12, 13, 14, 15, 17 ये जो सेक्शंस हैं, ये पेमेंट, मिनिमम वेजेस के बारे में, पेमेंट के तरीके क्या होंगे, काम के घंटे कितने होंगे, ओवर टाइम के वेजेस क्या होंगे, आदि आदि इन सब बातों के बारे में बताते हैं। और बाकी जो है वो 18, 19, 20, 21, 22 ये अगर न्यूनतम वेतन का भुगतान न हो रहा हो तो उसके बारे में कार्रवाई कैसी होगी, इसके बारे में तो ये एक छोटा सा मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है इसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब वो नोटिफिकेशन लगा दीजिएगा प्लीज। अब ये आप देखें, जो ये कमेटी बनाई गई थी जिसके अंदर ये लोग शामिल थे, मंगला जी मेरे साथ में सामने बैठे हैं, आप भी उसके मेंबर थे, और 3 इंडिपेंडेंट मेंबर बताए गए। कैन वी एनलार्ज, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इसको? इसमें आप नंबर 2 पर देखेंगे श्रीमती शिखा जोशी, महामंत्री स्वाश्रयी महिला सेवा संघ। इनकी जो एंट्री है इस कमेटी में, वो एंट्री है एक स्वतंत्र एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। बाकी जो 2 लोग हैं वो शासकीय सेवा में जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो लोग हैं, और तीसरी जो एंट्री है वो इन मोहतरमा की है एक एनजीओ के रूप में। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो स्वाश्रय महिला सेवा संघ है, ये 3737 इस रजिस्ट्रेशन नंबर पर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन,
और एक ट्रेड यूनियन की अध्यक्ष को एनजीओ के अध्यक्ष के रूप में बताकर उनका नाम इसमें जोड़ा गया। क्या इस तरह के बोर्ड को एक्सेप्ट किया जा सकता है? मेरा मेरा ऐसा कहना है कि मगर फिर वही सवाल, मैं वापस उसी बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि क्या हम लोग इसके बारे में कोई कार्रवाई करते हैं? हम लोग नहीं करते, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। रिप्रेजेंटेशन हम लोगों की तरफ से नहीं जा पाता, ये दिक्कत है। जब प्रपोजल बनते हैं, उन प्रपोजल्स के लिए हमारी तरफ से मार्केट का सर्वे करके मार्केट में क्या रेट्स हैं इसके बारे में कोई बात नहीं कही जाती, ये दिक्कत है। मैं अभी जब मैंने शुरुआत में बात कर रहा था तब मैंने आपको बताया था कि एक दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है, और वो जजमेंट पर मैं बहुत एक्सटेंसिव बात करना चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि उसने एक नई दिशा दी है कि जब मिनिमम वेजेस के फिक्सेशन की बात आती है तो क्या क्या बातें देखी जाना है। बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ फैसला है, जो मैंने जो दो तीन ग्रुप्स में हूँ, मेंबर हूँ, वहां पे मैंने शेयर किया था और कहा था कि आप सब लोग इसको पढ़ें। बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों, करीब 80 पेज का फैसला है, लेकिन एकेडमिक इंटरेस्ट अगर आपको है तो आपने जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये हम अब एक और जो मुझे आप लोगों को बात बतानी है, अ, वो जजमेंट ले लीजिएगा, है ना? मैं आपको वो जो जजमेंट है जो आपके पास नोट किया वो आप ले लीजिएगा। मैं पैराग्राफ बताऊंगा तो पैराग्राफ पे आपको आना पड़ेगा, अभी देर है लेकिन जजमेंट आप निकाल लीजिए। हम इस जो नोटिफिकेशन इसकी बात कर रहे थे, ये नोटिफिकेशन क्या हम लोग चैलेंज कर सकते हैं? इसके बारे में मेरा ऐसा कहना है कि जो सबसे बड़ा डिफेक्ट है वो डिफेक्ट इस बात को लेके है कि अ, ये जो नोटिफिकेशन है ये इंदौर से लेकर झाबुआ के एक गांव तक में कोई फर्क नहीं करता। ये इसका सबसे बड़ा डिफेक्ट है। क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो इंदौर में है वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलीराजपुर के किसी कस्बे में होगा? जितने मिनिमम वेजेस हमारे यहाँ फिक्स हुए हैं वे सब मिनिमम वेजेस जितने शेड्यूल इंडस्ट्री है उन हर शेड्यूल इंडस्ट्री के लिए एक समान। क्या आप ऐसा मानते हैं कि हर इंडस्ट्री के लिए मिनिमम वेज शेड्यूल इंडस्ट्री के लिए एक समान हो सकता है? क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग अलग नहीं होगा इंडस्ट्री वाइज? कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले व्यक्ति के लिए कुछ और किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने के लिए कुछ और, ऐसा नहीं हो सकता? क्यों नहीं होना चाहिए? आज तक इसके बारे में कभी कोई बात क्यों नहीं कही गई? क्योंकि हमने इसके बारे में कभी पहल ही नहीं की। महाराष्ट्र में जोन 1, जोन 2, जोन 3 इस तरीके से 3 कैटेगरीज के लिए मिनिमम वेजेस प्रिस्क्राइब होते हैं। जोन 1 जो है वो एक क्लासिफाइड जो एरिया है, मुंबई, पुणे और कोल्हापुर जैसे जो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं उन टाउन्स के लिए। जो जोन 2 है वो जिला लेवल के लिए जो इस तरह की सिटीज हैं उसके लिए। और उसके बाद जोन 3 है जो 1 और 2 दोनों में शामिल नहीं होता, उसके लिए जोन 3 आ जाता है। तो इस तरह की कोई बात हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती? अगर इंदौर से पीथमपुर डिटैच होगा तो क्या इसका इम्पैक्ट आप लोगों पर नहीं आएगा? क्या इंदौर से देवास डिटैच होगा तो इसका असर देवास पर नहीं आएगा? क्या इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, ये जो राजभोगी शहर माने जाते हैं एक शासकीय भाषा में, इन्हें राजभोगी शहर कहा जाता है। इन राजभोगी शहर की सुविधाएं कुछ और होंगी और बाकी शहरों की सुविधाएं कुछ और होंगी, मगर आज तक हम लोगों ने इसके ऊपर कभी प्रेस नहीं किया। ये हमारी साथ दिक्कत है और इसी की वजह से आज ये स्थिति आन पड़ी है कि हमें आज इसके बारे में बात करना पड़ रही है कि ये क्यों नहीं हो रहा।
मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर दूं। ये जो जजमेंट आपके सामने आपको नजर आ रहा है, ये दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला है, जो करीब करीब 50-60 अलग अलग एसोसिएशंस ने, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज ने, ट्रस्ट ने एक चैलेंज किया था मिनिमम वेजेस जो प्रिस्क्राइब किए गए थे उनको, और उसके ऊपर दिया गया ये फैसला है। इसके बारे में थोड़ी सी जो भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां भी मैं दूर कर दूं। ये जो फैसला हुआ, इस फैसले को राज्य शासन के द्वारा, इन्हें दिल्ली सरकार के द्वारा चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। वो जब सुनवाई पर आया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का व्यू ये था कि चूंकि नोटिफिकेशन निकलने को और उसके बाद जजमेंट होने को करीब करीब 14 महीने हो चुके हैं, और इन 14 महीनों के बाद जब हम इसके बारे में कोई बातचीत कर रहे हैं, तो आज की स्थिति में 14 महीने बाद इसे, जो मिनिमम वेजेस सरकार ने लागू उस समय किए थे और बाद में हाईकोर्ट ने स्टे कर दिए थे, उसके बाद में उनको खारिज कर दिया था, उनको आज लागू किया जाए। तो 14 महीने बाद वो मिनिमम वेजेस लागू करने का निर्देश जारी किया गया। वो निर्देश जारी होने के बाद राज्य शासन को यह परमिशन दी गई कि वो फिर से, जो मैंने आपको पहले पढ़ के बताया कि 2 महीने का नोटिफिकेशन आपको देना पड़ेगा नए मिनिमम वेजेस के लिए, उन्हें यह मौका दिया गया कि 2 महीने का समय में वो फिर से नई प्रक्रिया शुरू करें, नए मिनिमम वेजेस प्रिस्क्राइब करें, फाइनलाइज करें और उसके बाद लागू करें। और जब वो 2 महीने बाद लागू हुए, तो उसके आधार पर यह कहा गया कि चूंकि अब ये नए मिनिमम वेजेस नए तौर पर पूरी प्रक्रिया का पालन करके लागू किए गए हैं, इसलिए इसे लागू किया जाता है। तो ये जो मुद्दे की बात है वो ये है, ये जो फैसला है डिवीजन बेंच का, ये फैसला सेट असाइड नहीं हुआ, खारिज नहीं हुआ, ये कायम रहा। नए न्यूनतम वेतन नई प्रक्रिया का पालन करके लागू किए गए, और उनको इस तरह से माना गया कि चूंकि अब ये नए न्यूनतम वेतन लागू कर दिया गया, इसलिए उनको लागू किया जाए। अब पैरा 164 काफी आगे। 164, बहुत बड़ा जजमेंट है, करीब 80 पेजेस में है। तो मैं आपको एक उसका ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ कि क्या क्या कंसिडर हुआ, किन बातों को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्वैश किया। ये बातें आपके लिए देखना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। 164 है सर, एक थोड़ा सा और नीचे आ जाए, नीचे कर लीजिए इसको। बस बस हो गए। यहाँ रेस्पोंडेंट से मतलब सरकार से। Before us, respondent have placed no material at all to show that these three senior government officers had any working experience. क्या होना चाहिए, जब कमेटी बनती है उस कमेटी में क्या होना चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट किस तरह से फुलफिल नहीं हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट, ये हाईकोर्ट ने बताया है। वो उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। Before us, respondent have placed no material at all to show that these three senior government officers had any working experience and expertise regarding working condition in a scheduled employment, more specifically with regard to the prescription of minimum rate of wages. Instead, of appointing impartial experts actually having experience and expertise in fixation of minimum rate of wages to enable guidance and advice to other members on this important issue, the respondent number 1 appointed committed officials as to again further their declared objective. कितने स्कैथिंग अटैक है, देखिए आप इस बात के ऊपर कि सरकार ने सरकार के लिए कुछ अफसरों को अपॉइंट कर दिया, जो लोग उस पर बैठकर न्यूनतम वेतन के निर्धारण का काम करें, जिन्हें इस बात की कतई जानकारी नहीं है कि न्यूनतम वेतन का निर्धारण किस तरह से किया जाए, वेतन का निर्धारण किस तरह से किया जाए, किन किन मटेरियल को देखकर किया जाए। इतने स्कैथिंग रिमार्क्स। 174 लीजिए।
This was despite opening statement of the Secretary cum Labor Department that difference among members of committee should be sorted out by mutual consent so that a consensus decision may be arrived at, which can be recommended by the committee. The minutes of meeting clearly show that there were several concerns by the members of committee which were not addressed. In the ninth meeting of representative from CII submitted that they had never agreed for taking the Kendriya Bhandar rates, and the survey carried out from open market and lowest rate from open market should be taken. The representative had further stated that the Minimum Wages Act mentioned about survey and taking the concessional rate of food items. The concessional rate of food items had been taken as mentioned in the act. मैं गिरी जी हैं सामने मेरे, क्या ऐसा कोई भी प्रयास किसी मार्केट से किसी प्रकार की रेट्स लेने का, कहीं से रेट्स मालूम करने का मेरे ख्याल से तो आज तक कभी नहीं किया, नेवर। ये रिक्वायरमेंट है। मिनिमम वेजेस एक्ट का रूल 20 ये प्रिस्क्राइब करता है कि आपको इस तरह से जो पास की मार्केट है उस मार्केट से आपको रेट लेना है, उन रेट्स के आधार पर आपको तय करना है कि मिनिमम की जो फूड ग्रेड है, बाकी का आइटम है, उनके रेट्स क्या है, और उसके आधार पर आपको तय करना है कि मिनिमम वेजेस में उसका भाग क्या आना चाहिए। तो ये कानून का पालन होना चाहिए जो नहीं होता। 178। अब आप देखिए, मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक ये जो 4 लोगों की यूनिट मानी जाती है और उस 4 लोगों की यूनिट के आधार पर खाने का खर्च कितना है वो देखा जाता है। हर कारखाने में ऑलमोस्ट देवास पीथमपुर के तो हर कारखाने में दोपहर का जिस शिफ्ट में व्यक्ति आता है वहां वो खाना फैक्ट्री में खाता है। ऐसे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 लोगों की यूनिट का खाना जो हिसाब में लिया जा रहा है उसमें से 6 दिन का खाना तो उसका एक समय का खाना फैक्ट्री में हो रहा है। क्या ये फैक्ट कभी कंसिडर हुई आज तक? हाईकोर्ट ने इस जजमेंट को सेटिस्फाइड करते समय, इस रिकमेंडेशन को सेटिस्फाइड करते समय इस बात को रेखांकित किया कि एक व्यक्ति को, एक परिवार में 4 लोग माने जाते हैं, तो 4 लोग मान के आपने पूरा फैसला कर लिया, जबकि वर्चुअली 3 लोग हैं और चौथे व्यक्ति का खाना तो फैक्ट्री में हो रहा है। ये रिक्वायरमेंट बताई गई है। फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, थोड़ा ऊपर ले लीजिए, लाइट एंड फ्यूल, एजुकेशन, और इस तरह से टोटल। ये इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें देखी जाना है। आज तक मेरे ख्याल से कभी भी इस तरह की बातें नहीं देखी जाती। मैं क्षमा के साथ कहना चाह रहा हूँ, हम मीटिंग में, जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में को बुलाया जाता है, आधे घंटे में चाय पानी बिस्किट हो जाते हैं और मीटिंग पूरी हो जाती है। कोई जिसको बोलते हैं डेलिब्रेशन, वो डेलिब्रेशन हो ही नहीं पाता। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि उसके अंदर जो जिन लोगों को सच में रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है वो लोग वहां मौजूद नहीं। थोड़ा सा ऊपर से 179 में बात। हाँ। नहीं बस ठीक है। From above, it is apparent that the divergent calculations were submitted by Team A, comprising of members of trade union, and Team B, comprising of members representing the employer. It was Labor Department which calculated the rate of minimum wages, adopting guideline and yardstick as prescribed by ILC. ILC यानी ये इंडियन लेबर कन्वेंशन है। जो मिनिमम वेजेस हमारा जो बनाया गया वो उसके आधार पर है, इसलिए वो उस कन्वेंशन की बात की जा रही है। 1957 standards and the judgment in Reptacos bread on the basis of rates of केंद्रीय भंडार for food and खादी ग्रामोद्योग for clothing। हमारे यहाँ तो ये कम से कम एक कोशिश तो की गई थी कि आपने भाव मालूम किए फूड ग्रेन के और कपड़े के,
हमारे तो वो भी नहीं किया, न तो सियागंज से भाव मालूम किए और न मेट्रो स्टोर से भाव मालूम किए। हमें तो दोनों जगह का पता नहीं कि वहां भाव क्या है। न कपड़े के रेट न तो क्लॉथ मार्केट से लिए और न किसी ट्रेजर मॉल से पता की। हम नहीं जानते कि किस आधार पर ये पूरी कैलकुलेशन होगी। 197। बस बस। The determination of minimum wage must inevitably take into account several relevant factors, and decision of this question has been left by legislature to the committee which has to be appointed under the act. We have already referred to the composition of committee and have reviewed very briefly its report. When a committee consisting of representative of industry and employees considers the problem and makes its recommendation, and when such recommendations are accepted by government, it ordinarily not possible for us to examine the merit of the recommendation as well as the merit of the wage structure finally notified by the government. The notification has accepted the recommendation of committee to categorize the worker and obviously was overdue. The fact that wages paid in other industry in Kerala or in other state in comparable concern are lower and would have been relevant for the committee to consider when it made recommendation. In appreciating the effect of the prevalence of lower rates, it may also be relevant to bear in mind that in some places and in some industries, labor is still employed on wages much below the standard of minimum rate. In fact, in its report, committee has pointed out that that in Kerala, the bargaining position of worker has all along been very weak, and wages have been indeed to remain in a deplorable low level. Therefore, the fact that lower wages are paid in other industry or in some other places may not necessarily show that the rates prescribed by notification are unduly high. In that event, there are considerations which ordinarily cannot be entertained by us because obviously we are not sitting in appeal over the recommendation of committee and on the notification following upon them. That is why the grievance made by Mr. Nambiar on the merit of wage structure prescribed by notification cannot succeed. ये मैं आपको इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ कि जब ये कमेटी की रिपोर्ट आती है तो कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर हम जब जो हाईकोर्ट में कोई रिट फाइल करते हैं तो वो हाईकोर्ट में जो रिट फाइल होती है वो रिट किसी मेरा एक अपील के रूप में नहीं है। हमें एक ये बताना पड़ेगा न्यायालय के समक्ष कि हमारे साथ अन्याय किस तरीके से और ये अन्याय किस तरीके से हुआ ये बताने के लिए हम जो जैसे मैंने आपको अलग अलग फैक्टर्स बताए। एक, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए एक समान वेतन नहीं हो सकता। दो, इंदौर से लेकर अलीराजपुर के किसी रिमोट विलेज तक के लिए मिनिमम वेजेस एक समान नहीं हो सकते। तीन, जिस कमेटी द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई वो कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन सही नहीं था। और नंबर चार, जिस व्यक्ति को एनजीओ बताया गया वो एनजीओ न होकर एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है। ये बातें जब हम बताएंगे तो हो सकता है कि न्यायालय को ऐसा लगे कि एक सच में किसी के साथ अन्याय हुआ है। 200 पैरा 200। It has been contended by Dhruv Mehta, learned senior counsel for petitioner, that the revision of minimum wage by notification dated so and so is ultra vires of section 5.2. It is urged by Mr. Mehta that conjoint reading of section 5.2 and section 9 would show the legislative intent that different advisory committees are required to be constituted for each scheduled industry. ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिन्हें आपने एक कमेटी बना दी, आप कंसीडर करें इस बात को कि आपने एक कमेटी बना दी जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव हैं टेक्सटाइल के, है ना। वही इंडस्ट्री, वही जो कमेटी है वही कमेटी मिनिमम वेजेस प्रिस्क्राइब कर रही है इंजीनियरिंग के लिए, वही कमेटी प्रिस्क्राइब कर रही है
केमिकल के लिए, वही इंडस्ट्री प्रिस्क्राइब कर रही है फार्मास्यूटिकल के लिए। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा होना चाहिए? जब इस तरह के अलग अलग शेड्यूल इंडस्ट्री के लिए अलग अलग कमेटी हो सकती है, तो फिर क्या कारण हो सकता है कि हम एक कमेटी के मार्फत ये सब काम करवाएं? हमें प्रेस करना पड़ेगा इस बात के लिए कि हर एक शेड्यूल इंडस्ट्री के लिए अलग अलग कमेटी बने, वो अपनी अपनी तरफ से प्रिस्क्राइब करे। 212। In the judgment reported in AR 1963 Supreme Court, Bhiku Yamasa Kshatriya and another versus Sangamner Akola Taluka BD Kamgar Union, the court was considering a challenge made to notification dated so and so issued by Government of Bombay in exercise of authority vested under the Minimum Wages Act on the ground that it is ultra vires, void and illegal because the Minimum Wages Act and the notification infringe the guarantee of equal protection of law and affected the right of appellant to carry out their business. In its case, the court considered the factors which must be considered while fixing the minimum rate of wages for the localities. The Supreme Court also approved the permissibility of a distinction being drawn in different fixation of wages for different localities. मैं मेरा जो emphasis है वो localities के बारे में मैं आपको कह रहा था कि इंदौर, पीथमपुर और अलीराजपुर जैसे किसी रिमोट गांव के लिए जो मिनिमम वेजेस है वो अलग अलग होना चाहिए। वो जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आ रहा है। In considering minimum rate of wages for a locality, diverse factors such as basic rate of wages, special allowance, economic climate of the locality, necessity to prevent exploitation, having regard to the absence of organization amongst the worker, general economic condition of industrial development in the area, adequacy of wages paid, and earning of the comparable employment and other similar matters would have to be taken into account. ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ये सब बातें बिल्कुल अनदेखी हुई हैं, इनके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पैरा 215 पे 215 215 ये जो लोकेलिटी की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी इस जजमेंट में दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे कंसिडर किया है। Judicial notice can be taken that Delhi, though one city, has sharp variation between the highly developed posh colonies, say Golf Link, Vasant Vihar, Civil Lines, to Panchashil Nizamuddin Defense Colony, Greater Kailash Model Town, Pitampura, and there are large areas which where unplanned, unauthorized colonies like Sangam Vihar has sprung up. At the same time, urban villages around Delhi, Gadhi, Jamrudpur, Nangloi, then there are pockets of relocation colonies, for the instance, Dakshinpuri, Jahangirpuri, industrial and commercial areas around over Delhi. Interspersing these colonies and areas, person working in establishment would be living in adjacent colony location, having access to the necessity of life at disparate and steeply varying rates and prices depending on the location. Price of food and clothing reflect a sharp variation between these areas. Those living in proximity to a wholesale market would stand enabled with availability of essential of rate much lower than what would be termed even as a modest price prevalent in the other areas. Somebody working or living in South Delhi may be having to pay much more for food, board, and lodging and several other necessities than a person doing same work in East Delhi or in urban villages or on the outskirts of Delhi. ये और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जुडिशियल नोटिस कैन बी टेकन दैट द ड्यूटी आवर्स इन डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कहीं कंसिडर नहीं हुआ है कि judicial notice can be also taken that the duty hours in different employment may specifically vary according to the nature of employment. For example, guard, maids, people working in hotel and restaurant, gardens, etc. Different level of skilling may be required for different occupations. अब 238 पर आइए।
बस ठीक। ये पहले इस तरह से दिल्ली में होता रहा है कि सेपरेट एम्प्लॉयमेंट के लिए सेपरेट नोटिफिकेशन निकले हैं। भाई कभी ना कभी तो शुरुआत करना पड़ेगी। हम हमारे यहाँ अगर आज नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे? कभी तो कहना पड़ेगा हमें इस बात के लिए कि अलग अलग एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए जाए। ये हम कोई नई बात नहीं कह रहे, अजूबा नहीं बता रहे, ये होता आया है। दूसरी जो स्टेट्स है वहां पर हो रहा है। 238। इसके बाद 239, another significant point, factor is pointed out in notification dated so and so was issued after consideration of variable DNS allowance. We find that even in May 17, the respondents had drawn a distinction between workers who are given facility of, ये जो मैं आपको ध्यान आकर्षित कर रहा था इस बात की ओर, 229-39 में ये बात आई है कि जहां पर आप खाना प्रोवाइड कर रहे हैं किसी कारखाने में, तो उसका कंसिडरेशन कुछ और होना चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया। Another significant point, factor is pointed out in notification dated so and so was based upon consideration of variable DNS allowance. We find that even in May 17, the respondents had drawn a distinction between workers who are given facility of food and meals and those who are not granted such facility. तो ये आज तक कभी नहीं हुआ कि हम इन कंसिडरेशन के ऊपर हम कहें कि दोनों में अलग अलग भेद होना चाहिए। अब आप आ जाएं 364 पर। बस बस 364। ये जजमेंट का कंक्लूडिंग पैरा है और मेरा भी कंक्लूडिंग पैरा है। जो कंसिडर जो बहस हुई थी उस बहस को सुनने के बाद जो अलग अलग बातों को देखकर हाईकोर्ट ने जो बात कही थी उसके अंदर का मिनिमम वेजेस एक्ट को भी चैलेंज किया गया था कि ये एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, तो उसको हाईकोर्ट ने कहा कि ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इसके आधार पर ये फैसला नहीं किया जा सकता कि मिनिमम वेजेस हो ही नहीं सकते। फिर थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, थोड़ा सा ऊपर। फिर उसके बाद जो कमेटी एडवाइजरी बोर्ड बनाने की बात आई थी, तो वो एडवाइजरी बोर्ड बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, किन किन लोगों को रिप्रेजेंट करना होगा, ये इन बातों को कंसिडर किया गया। और ऊपर ले लीजिए, और ऊपर ले लीजिए। ये while there is no prohibition on an employee of government being nominated as independent member, तो हम किसी शासकीय अधिकारी की नियुक्ति के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। हम शासकीय अधिकारी के साथ एक एनजीओ के नाम पर जिस ट्रेड यूनियन के लीडर को रखा गया था उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी नियुक्ति से जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन गलत हो जाता है। और आगे चलिए। बस बस बस। It has to be held that the employer in scheduled industry as well as employee with divergent views stand ousted from the consideration and their interests certainly compromised to their prejudice. The prejudice to the employer and employees would constitute a most substantial ground. Manipal Academy, so and so interference by High Court in exercise of jurisdiction under Article 226. ये उसी की मैं बात कर रहा था कि अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो इंडस्ट्रीज सही में रिप्रेजेंट करने वाली होती हैं, मैं क्षमा के साथ कहना चाह रहा हूँ कि सीआईआई या टेक्सटाइल एसोसिएशन के पदाधिकारी या बीड़ी उद्योग के पदाधिकारी आप लोगों के इंटरेस्ट को सर्व नहीं करते। तो इस कारण अगर ये लोग आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। ये कुल मिलाकर मैंने आपके समक्ष ये बात बताई है कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस नोटिफिकेशन में क्या कमियां हैं,
और आगे के लिए आप जाएंगे, एक रिप्रेजेंटेशन आपकी तरफ से पीथमपुर क्षेत्र की तरफ से जाना बेहद जरूरी है, जिसमें आप लोगों की तरफ से ये कहा जाना आवश्यक होगा कि कोई रिप्रेजेंटेशन आपकी तरफ से पीथमपुर औद्योगिक संगठन या पीपीएफ, व्हाई नॉट, पीपीएफ भी एक रजिस्टर्ड संस्था है, पीपीएफ की तरफ से कोई व्यक्ति जा सकता है। बल्कि पीपीएफ में तो एक फायदे की बात यह है कि आपके पास ऑलमोस्ट हर उद्योग के लिए एक शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए एक एक व्यक्ति है कि जो उस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। जो आप सबसे बेस्ट कंटेंडर हैं इस बात के लिए कि हमें रिप्रेजेंटेशन करने का मौका दें, तो हम एक एक इंडस्ट्री के लिए शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए अपनी तरफ से एक व्यक्ति को भेज सकते हैं जो इसके बारे में अपनी बात कहेगा। अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकलता है उसको आप चैलेंज करें। और इस नोटिफिकेशन की जहां तक बात है, ये कई अलग अलग स्तर पर बात चल रही है, लोग चैलेंज करने की बात सोच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। आप लोगों ने मुझे आज अवसर दिया अपनी बात कहने का, आप लोगों का सबका धन्यवाद।